Welcome students to the second chapter of Unit 1 Review of Data Collection. ये चैप्टर भी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा. तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. आई एम एज्यूमिंग दैट यू नो द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू गो मच इनटू डिटेल ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि ये लेक्चर्स देखने के बाद आप पैम्पलेट ओपन करें और पैम्पलेट से भी एक बार पूरा रीड करें, तभी जाके पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठेगा. बिकॉज दिस lectures are summarized lectures because here I am assuming that you know the concept and I just have to revise this concept. वापस से आपको ये concept revisits करवाने हैं मुझे, ठीक है. तो पैम्पलेट से भी एक बार रीड करना इज रिकमेंडेड फॉर दिस लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर 2. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. करंटली वी आर ऑन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर 2 रिव्यू ऑफ डेटा कलेक्शन. एंड बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर आई वांट टू शो यू वन क्लिप. सी दिस क्लिप. कौन है आप लोग? ऑफिसर्स. कैसे ऑफिसर्स? असिस्टेंट इलेक्टोरल एन्यूमरेशन ऑफिसर्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. मैं समझाता हूँ आपको. हम आपका परिवार नियोजन करने आए हैं. वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड के लिए वोटर्स लिस्ट बनाने आए हैं. हाँ सर, बहुत स्ट्रिक्ट हैं. घूरो मत, अंदर चलो. आइए सर. आइए. परिवार का मुखिया कौन है? मैं हूँ सर, रामलिंगम. उम्र? 48 साल. मुखिया की बीवी? ज्योति. उम्र? 42.5. आपके घर में जो आइटम है उससे बुलाइए. मैडम, आपकी बेटी को बुलाइए. उसको क्यों बुलाएं? आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा. ये नहीं चलेगा, हम खुद देखकर कंफर्म करेंगे. वोटिंग लिस्ट का सवाल है, बुलाओ उसको. हमारे सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं. स्ट्रिक्ट हैं, स्ट्रिक्ट हैं, है ना? तो ये जो सीन था, यहाँ तक आपने जो देखा उसमें ये रजनीकांत जो है, शिवाजी जो ये शिवाजी मूवी का क्लिप है. तो रजनीकांत जो है is been shown as very strict enumerator. He is an enumerator. तो वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो खुद से देखकर वेरीफाई करेगा और तभी जाके वो डेटा एंटर करेगा. सो एक्चुअली एन्यूमरेटर का ऐसा ही काम होना चाहिए कि जब तक चीज़ें कंफर्म ना हो तब तक नहीं लिखना चाहिए. देखते आगे क्या होता है. भारती बेटा, इन लोगों पर शक हो रहा है मुझे. इनको जरा बातचीत में लगा, मैं पुलिस को बुलाता हूँ. शिवाजी, अपने मुंह से लार टपकाना बंद करो. स्टार्ट. आपका नाम? विद्या भारती. उम्र? 21 साल. साइज? 6. क्या 6? चप्पल का साइज. माँ, ये सब क्या है? तुम खाना बना सकती हो ना? राजमा चावल पका सकती हो ना? कहाँ जा रहे हो? सूसू. ग. आप जरा उनके साथ जाइए ना. कुछ अर्जेंट नहीं है, आराम से आइए, तब तक हम इन्हें पटाते हैं. हाँ? मतलब बताते हैं. ओके, तो ये सीन आप लोगों ने देखा. इसमें बेसिकली मैं जो दिखाना चाहता था कि भैया एक बंदा है. एक्चुअली वी हैव 2 पीपल who are asking questions and the family members or the other person is responding to these questions. So in this case, Rajnikant and his friend, the person who conducts the statistical inquiry, that means they are here to collect the information and that's why they are called investigators, because they are investigating into the inquiry. और जो बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है, पर्सन फ्रॉम होम द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जिसके पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्डेंट या तो फिर इन्फॉर्मेंट्स. ठीक है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स. वन इज इन्वेस्टिगेटर एंड सेकेंड इज रिस्पॉन्डेंट, या तो फिर उसका अल्टरनेट वर्ड है इन्फॉर्मेंट्स. ठीक है. तो दिस वर्ड्स वी आर गोइंग टू यूज इन दिस चैप्टर वेरी फ्रिक्वेंटली. सो जस्ट टू मेक दिस कंसेप्ट क्लियर आई हैव शोन यू दिस क्लिप. चलिए आगे देखते हैं. Primary data. So this you know that there are 2 types of data. One is primary data and second is secondary data. Primary data is the data which is collected for the first time, where the secondary data is collected by somebody else and you are using that data. So उसी का हम लोग basic थोड़ा meaning वगैरह देख रहे हैं. So primary data, the data which are collected for the first time. First time
बाय एंड फॉर द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज पर्पस इज कलेक्टेड प्राइमरी डेटा। ठीक है, तो जैसे अपने अभी केस देखा था रजनीकांत वाला, तो वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको राजमा चावल बनाने आते हैं कि नहीं। ठीक है, सो एक्चुअली ही वाज कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिमसेल्फ कि अगर इसको मैं वाइफ बनाऊँ, इसके साथ शादी करूँ तो किस तरीके का खाना पीना मुझे मिलेगा, वो बनाएगी नहीं बनाएगी। सो दैट वाज हिज पर्पस। बट जब आगे इफ यू हैव सीन द मूवी, तो आगे उसके फादर मदर की एंट्री होती है, फादर मदर ऑफ रजनीकांत, एंड दे आस्क रजनीकांत फ्यू क्वेश्चंस कि किस तरीके की लड़की है, एंड ही इज एक्सप्लेनिंग कि बहुत अच्छी लड़की है, उसको बनाना आता है, ये सब। सो दैट data which are transferred from Rajnikant to his parents, so for his parents it becomes secondary data because his parents have not asked this question to the girl, but Rajnikant has asked the question and Rajnikant has forwarded this information to his parents, so that becomes a secondary data। यानी कि किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है और वो अपने लिए कलेक्ट किया था और उसके पास से अगर हम लोग डेटा ले रहे हैं तो दैट इज सेकेंडरी डेटा। लेट्स सी द फॉर्मल डेफिनेशन। द डेटा विच हैड ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, यानी कि ऑलरेडी उसको कलेक्ट कर लिया गया है बाय समवन एल्स बट यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज पर्पस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। लेकिन इन्वेस्टिगेटर खुद के पर्पस के लिए किसी और ने कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज करता है तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। लेट मी गिव यू फनी एग्जाम्पल। जैसे कि अगर मैंने आज आप लोगों को कोई होमवर्क में 3 एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करने के लिए दिए, अगर कोई स्टूडेंट है घर पे बैठ के खुद से मेहनत करके 3 एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन लाता है, सो दोस 3 एग्जाम्पल्स कैलकुलेटेड बाय दैट स्टूडेंट इज अ प्राइमरी डेटा। लेकिन फिर कोई स्टूडेंट है जिसको समझ में नहीं आ रहा या फिर उसको करने का कंटाला आ रहा है और वो अपने फ्रेंड को बोलते करे तूने किया है ना, सॉल्यूशन भेज दे, मैं सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल सबमिट दैट होमवर्क टू द सुपरवाइजर, देन इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा बिकॉज आपके फ्रेंड ने खुद से कैलकुलेट नहीं किया है, उसने किसी और से डेटा लिया और खुद के लिए यूज़ किया है। तो अगर जिससे डेटा लिया है उसने मिस्टेक किया है तो आपके फ्रेंड ने भी मिस्टेक किया होगा। सो दैट इज बेसिकली सेकेंडरी डेटा। टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन प्राइमरी डेटा। ओके, अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट, the data which are collected for the first time is primary data, which data which had already been collected is secondary data। इसके बारे में अभी पिछली स्लाइड में ही हमने डिस्कशन किया। सेकेंड, कलेक्टेड बाय प्राइमरी सोर्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन देने वाला है उसी से अगर हमने कलेक्ट किया है तो दैट इज प्राइमरी डेटा। लेकिन किसी और ने वो प्राइमरी सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है और हम लोग उस बंदे से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि सेकेंडरी सोर्स से अगर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं देन इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा। लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे कि ये बंदा है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अब दिस इज मिस्टर एक्स जो जाके इस बंदे से इंफॉर्मेशन लेता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन मिस्टर एक्स को मिला दिस इज प्राइमरी डेटा। नाउ दिस इज मिस्टर वाई एंड ही वांट्स इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन, से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए। सो वाई is not going directly to the A, but Y is going to X and asking for this information, and the information received by Y is called secondary data। So same चीज़ के अगर डेटा प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया गया है, in this case this Mr. A is the primary source, तो अगर प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया गया है then it is primary data। बट डेटा अगर सेकेंडरी सोर्स से, यानी कि this becomes secondary source, तो अगर सेकेंडरी सोर्स से डेटा कलेक्ट किया गया है देन इट बिकम्स सेकेंडरी डेटा। इट इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन यानी कि इसने डायरेक्टली इसको इंफॉर्मेशन दी है, जबकि यहाँ पे इट इज नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट की है और वो अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन में चेंजेस भी कर सकता है। वी आर नॉट श्योर कि वो इंफॉर्मेशन जो हमें मिल रही है वो सही इंफॉर्मेशन है या गलत इंफॉर्मेशन है। इन्वेस्टिगेटर, कलेक्टर एज वेल एज यूजर ऑफ द डेटा। जो बंदा डेटा कलेक्ट कर रहा है वो खुद से कलेक्ट भी कर रहा है और खुद के लिए यूज भी करेगा वो बंदा। जबकि इन सेकेंडरी डेटा इन्वेस्टिगेटर इज जस्ट एन यूजर ऑफ द डेटा। जो इन्वेस्टिगेटर है वो सिर्फ डेटा यूज करता है, कलेक्ट नहीं करता है। इन प्राइमरी डेटा रिक्वायर्स मोर टाइम, फंड एंड मैन पावर और लेबर। ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसा जाएगा इसमें, क्योंकि हर बंदे के पास से जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है
तो वो ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन एक बार इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गया, हमारे पास पेपर में सारा डेटा रेडी है, और उस डेटा को अगर हमें लेना है, किसी और को देना है, दैट व्हेन इट बिकम सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, तो आपको सिर्फ एक ही बंदे को कांटेक्ट करना है कि अरे तूने वो डेटा कलेक्ट किया था, वो डेटा मुझे दे दे, एंड यू विल गेट द होल इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम। सो वहाँ पे टाइम, मैन पावर एंड फंड कम जाएगा। Primary data is quite accurate, reliable, suitable and adequate for the inquiry, क्योंकि खुद से कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम किस पर्पज से कलेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि मुझे ये नहीं जानना है कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जब रजनीकांत उस लड़की को मिलने के लिए गया था तो उसको ये नहीं जानना था कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसको तो वो चाहिए था कि मुझे ऐसी वाइफ चाहिए जो घर अच्छे से हैंडल करे। तो ही आस्क कि भाई राजमा चावल बनाना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो he can ask suitable question according to his requirement। लेकिन जो secondary data है must examine for accuracy, reliability, suitability and adequacy before directly using it। तो secondary data है वो एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है, कितना रिलायबल है, सूटेबल है, एडिक्वेट है कि नहीं, ये सारी चीज़ें पहले हमें टेस्ट करनी पड़ेगी कि क्या ये डेटा सही है, अच्छी तरीके से कलेक्ट किया गया है, हमारे लिए वो सूटेबल है कि नहीं, उसके बाद ही वो डेटा आप यूज़ कर सकते हो। चलो, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो यहाँ पे नाउ ऑनवर्ड्स इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए देयर आर 5 मेथड्स। लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 5 मेथड्स एंड देन विल गो इनटू डिटेल इन दिस मेथड्स। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जिसमें 2 टाइप है, वन इज इंटरव्यू करके और दूसरा है ऑब्जर्वेशन से सिर्फ देखकर, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग आगे देखने वाले हैं। सेकेंड इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है सेकेंड। थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट, मेल क्वेश्चनर मेथड, एंड फिफ्थ इज क्वेश्चनर सेंड थ्रू एन्यूमरेटर। सो दिस आर द 5 मेथड्स जिससे कि प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखो तो इट इज DIIMQ। इसको याद कैसे रखेंगे? आपने आपकी दीदी को पूछा कि दीदी आफ्टर बीकॉम मुझे क्या करना चाहिए, मुझे MBA करना है, तो कौन सी कॉलेज में से एडमिशन लो? तो दीदी ने बोला बेटा IIM में जाओ। तो आपको क्वेश्चन हुआ कि DIIMQ, एंड दिस इज द शॉर्टकट DIIMQ, DIIMQ, that is the shortcut for this data. So this is how you will remember DIIMQ। चलिए, तो वन बाय वन ये पांचों चीजें डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। किसको बोलेंगे? तो जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट, फेस टू फेस अप्रोच होता है, जहां पे रिस्पोंडेंट के सामने जाके आप बात करते हो। सुटेबल फॉर एन इंटेंसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन हियर। इन्वेस्टिगेशन डिटेल में करना है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो ये काम लगेगा। वेयर स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नैरो, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे लोगों को नहीं करना है, बस कुछ लोगों के पास से इंफॉर्मेशन लेना है, तो यू कैन स्पेंड दिस टाइम। जैसे कि कोई अगर क्रिमिनल केस हुआ है और उसमें जो सस्पेक्ट्स है या जो दूसरे लोग इन्वॉल्व है, उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेना है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है, जहाँ पे पुलिस उनको बुलाती है, खुद के पास बिठाती है और डिटेल में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। लेकिन उसमें कुछ 25-30 लोग होते हैं, तो उनके लिए ये मेथड सुटेबल है। बट मान लो कि ऐसा कोई केस है जहाँ पे देयर आर मोर देन 50,000 पीपल आर इन्वॉल्व, देन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज नॉट पॉसिबल। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज पॉसिबल बट देयर आर फ्यू पीपल, यानी कि हमारा जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो ज़्यादा वाइड नहीं है, नैरो, कुछ ही लोगों में अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये सुटेबल है। रिक्वायर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ कॉन्फिडेंशियल। काफ़ी लोगों के पास से हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो पर्सनल है और वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम लोगों को मैसेज करेंगे कि भैया आप बोल दो आपका सैलरी कितना है, तो सामने वाला शायद नहीं बताएगा कि सैलरी क्या है। लेकिन अगर हम उसके साथ जाकर बैठेंगे, उसको कंफर्टेबल करेंगे, हमारे साथ पर्पस बताएंगे, तो शायद वो उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। एम्फेसिस इज ऑन एक्यूरेसी, ठीक है। यहाँ पे मुझे वेग आंसर नहीं चाहिए, अप्रोक्स आंसर नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा, मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए। इसीलिए मैं उन लोगों के पास खुद से जाता हूँ, फेस टू फेस बैठ के इंफॉर्मेशन लेता हूँ, एंड दैट्स व्हाई एम्फेसिस इज ऑन एक्यूरेसी। There are 2 ways to conduct this inquiry, which is direct personal investigation। 2 तरीके से हो सकता है। First is interview। तो personal 1-to-1, you know what is interview।
सो मस्ट कॉन्टेक्ट द इन्फॉर्मेंट्स डायरेक्टली एंड पर्सनली। तो इन्फॉर्मेंट को डायरेक्टली एंड पर्सनली कॉन्टेक्ट करते हैं कि आई वांट टू टेक योर इंटरव्यू, और फिर डायरेक्टली उनके साथ बात होती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे चैप्टर में जो देख रहे हैं विच आर आउटडेटेड कंसेप्ट। आज की डेट में वी हैव एन ऑप्शन ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ़ोन पे बात हो सकती है, काफ़ी सारे अदर ऑप्शंस है जहाँ पे दूर बैठ के भी, मतलब वो बंदा अपने घर पे बैठा है, हम यहाँ पे बैठे हैं और फिर भी इंटरव्यू हो सकता है। बट फॉर द टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वी आर गोइंग टू इग्नोर दिस मॉडर्न वेज ऑफ कंडक्टिंग पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हियर वी विल एज्यूम दैट वी आर लिविंग इन 20 years बैक वर्ल्ड, और वहाँ पे जो ऑप्शंस थे उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज पुट्स क्वेश्चंस एंड कलेक्ट्स द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। सामने वाला क्वेश्चन पूछता है और उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले से वो कलेक्ट करता है। सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट की जाती है, तो यहाँ पे सामने वाले को डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता, लेकिन ऑब्जर्व किया जाता है कि सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन में सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है। जैसे कि अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें लोगों को पूछा जाए अगर कि अगर रोड पे एक बंदा चल रहा है, उसकी जेब में से 2000 का नोट गिरा और आपने देखा, सामने वाले को पता नहीं है कि 2000 का नोट गिरा है उसके जेब से, और आपको वो नोट मिल रहा है, आपके सामने वो बंदा भी खड़ा है कि जिसके जेब से गिरा है, तो व्हाट विल यू डू? जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 99% पीपल यही बोलेंगे कि मैं जाके वो नोट उसको दे दूंगा, बिकॉज आई एम ऑनेस्ट। बट सच में वो बंदा जाके वो नोट दे देगा? वो देखने के लिए हमें वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो उसमें क्वेश्चन आंसर से हमें सही आंसर नहीं मिलेगा। सही आंसर यानी कि बंदे लोग कितने ऑनेस्ट है ये जानना है, तो एक्चुअली वो एक्सपेरिमेंट हमें करना पड़ेगा, जहाँ पे हिडन कैमरा लगाएंगे एक स्ट्रीट पे, वहाँ पे एक बंदा जाएगा, एक बंदे के आगे वो चल रहा होगा, वो जानबूझ के अपनी जेब से वो 2000 नोट ऐसे गिराएगा जैसे उसको पता नहीं है, एंड देन विल ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन जिसके हाथ में ये 2000 का नोट आता है। क्या उस टाइम पे वो सच में 2000 का नोट लेकर वो सामने वाले बंदे को दे देगा या वो अपनी जेब में रख देगा? तो ये बिहेवियर जो है वो हमें वहां से पता चलेगा। ठीक है, तो कुछ चीजें होती है जहां पे क्वेश्चन आंसर से हमें आंसर नहीं मिलते, बट ऑब्जर्वेशन से आंसर मिलते हैं। obtain the data by observing the reactions because of treatment actions performed by an investigator। तो इन्वेस्टिगेटर जो काम करता है, जिस तरीके से रिएक्ट करता है, उसको देखकर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। आस्क नो क्वेश्चन बट जस्ट ऑब्जर्व द रिएक्शन। हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, हम लोग सिर्फ उसका बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर सिचुएशन ये बंदा किस तरीके से बिहेव करता है। हेल्पफुल इन स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, ट्राइबल, डम एंड डिफ पर्सन्स एंड इवन वीमेन। तो ये सारी सिचुएशन में इस तरीके के लोगों का अगर मतलब दोज हु आर नॉट विलिंग टू आंसर और बिकॉज ऑफ सम डिसेबिलिटी दे आर नॉट एबल टू आंसर प्रॉपरली, देन विल फॉलो दिस मेथड। यूजफुल इन मार्केटिंग स्टडीज। मार्केटिंग के लिए भी ये डेटा काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे का पॉइंट देखते हैं। नाउ वी आर ऑन suitability of this direct personal investigation। कहाँ पे इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन सूट होता है? तो where scope of inquiry is limited, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कुछ थोड़े ही लोग हैं तो वहाँ पे ये सूटेबल है। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे बहुत एक्यूरेट डेटा चाहिए तो ये सूटेबल है। रिजल्ट इज टू बी केप्ट सीक्रेट। जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं उसको सीक्रेट रखना है, हमें पब्लिक नहीं करना है, तो वहाँ पे इस तरीके का इंक्वायरी लगेगा। हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी कि एक जैसा डेटा हमें चाहिए या अलग अलग लोगों से अलग अलग इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वहाँ पे ये डेटा यूजफुल रहेगा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब दूसरा जो तरीका है डायरेक्ट प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का, वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड रिस्पोंडेंट्स आर नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड। यानी कि इन्फॉर्मेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। से फॉर एग्जांपल किसी का हम लोग सैलरी पूछ रहे हैं या किसी का एज पूछना है, जो जनरली लोग इतना कंफर्टेबल नहीं होते शेयर करने के लिए, तो इस तरीके कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली सामने वालों को जाके नहीं पूछ सकते कि व्हाट इज योर एज। सो इन दैट केस वी यूज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन।
इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स थर्ड पार्टी इज नोन एज विटनेस। तो थर्ड पार्टी को पूछते हैं कि भैया इसका क्या सैलरी हो सकता है, हाउ इज इज लाइफ स्टाइल, तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगाने का ट्राई करते हैं कि ये किस तरीके की चीज़ें खरीदता है, किस तरीके का उसका रहन सहन है, उससे हम लोग उसका थोड़ा इनकम जज करने का ट्राई करते हैं। टू एसेस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी सेवरल विटनेसेस मस्ट बी अप्रोच। अब सिर्फ एक बंदे को पूछ के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर आपको सच में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में एंड यू आर परफॉर्मिंग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो एक से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स को क्वेश्चन पूछना चाहिए ताकि आपको एक्यूरेट और ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले। पुलिस डिपार्टमेंट यूजेस दिस अप्रोच बाय इंटरोगेटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स और थर्ड पार्टीज। तो पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादातर ये मेथड यूज़ करता है। वो मान लो कि कहीं पे मर्डर हुआ है और कोई कातिल है, पुलिस को डाउट है कि यही कातिल है, तो उसको जाके नहीं पूछेगा कि तूने मर्डर क्यों किया। पुलिस पहले सबूत इकट्ठा करेगी और सबूत इकट्ठा करने के लिए वो आजू बाजू के लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को या उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स काफ़ी सारे लोगों को बुला बुला कर पूछेगी कि वहाँ पे क्या हुआ था, इसका नेचर क्या था, किस तरीके के लोगों के साथ उसके रिलेशन थे, किसी से दुश्मनी थी कि नहीं थी। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, फिर किसी पे एलिगेशन लगाया जाएगा कि अच्छा दिस इज द मर्डरर। ठीक है, तो जनरली पुलिस डिपार्टमेंट ये फॉलो करती है। कहाँ पे सूटेबल होता है, तो व्हेन एरिया ऑफ स्टडी इज लार्ज, मतलब बहुत सारे डेटा हमें कलेक्ट करने हैं, तो वहाँ पे ये सूटेबल होता है। व्हेन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन, या तो सामने वाला देने के लिए रेडी नहीं है या तो हम लोग डायरेक्टली उसको पूछ नहीं सकते, तो इन दैट केस इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड, जनरली एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से भी जनरली गवर्नमेंट ये डेटा कलेक्ट करती है, पुलिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का पहले तो मतलब ये होता है कि थ्रू लेटर, मतलब मेल वगैरह किया जाता है, नॉट ईमेल। अभी अगेन आई वांट टू रिकॉल कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट का क्या मतलब होता है, पहले आप ये समझिए। कॉरेस्पॉन्डेंट्स मतलब कि लेटर थ्रू, मतलब आप उसको लेटर लिखते हो, फिर सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है, सो दैट इज द मेथड ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। हाँ, हमारे पास आज ईमेल का ऑप्शन है, एसएमएस व्हाट्सएप का ऑप्शन है, बट पहले ही मैंने आप लोगों को बोला कि विल एज्यूम दैट वी आर लिविंग 20 years बैक, जहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, दैट इज व्हाट आवर टेक्स्ट बुक आर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग वो सारा ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे, विल जस्ट डिस्कस अबाउट दिस थिंग, जहाँ पे आप एक्चुअली लेटर लिखते हो, पोस्ट करते हो, सामने वाला उसको रिसीव करता है और फिर उसको रिस्पॉन्ड करता है। सो इंफॉर्मेशन थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंट्स। द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल agents or correspondents in different places and compiles the information sent by them। ठीक है, तो अलग अलग एरिया में कॉरेस्पॉन्डेंट्स भेजता है और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। न्यूज़पेपर्स इन सम डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट यूजेस दिस मेथड। काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कुछ है, कुछ न्यूज़पेपर्स है जो ये मेथड यूज़ करते हैं। कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, तो वेयर इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी कलेक्टेड ऑन कंटिन्यूस बेसिस, बार बार इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है तो वहाँ पे ये काम आता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मेल क्वेश्चनर मेथड। यहाँ पे भी मेल किया जा रहा है एंड अगेन वी आर सेंडिंग लेटर ओनली। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डेंस एंड मेल क्वेश्चनर मेथड। सो कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या होता है कि यू जस्ट आस्क देम कि भैया ये चल रहा है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस इन दिस सिचुएशन, या तो फिर ये जैसे कि आइंस्टाइन ने एक नया फॉर्मूला ढूंढा E=mc², सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस E=mc², और सामने वाला जो साइंटिस्ट होगा तो वो डिटेल में अपना रिसर्च या अपना जो भी ओपिनियन होगा वो लिखकर आपको भेजेगा कि दिस इज व्हाट आई थिंक। सो वहाँ पे हमारा सिर्फ एक टॉपिक हमने दिया है कि यू हैव टू आंसर मी ऑन दिस टॉपिक एंड ही विल रिस्पॉन्ड ऑन दैट टॉपिक। सो दैट इज जनरली कॉरेस्पॉन्डेंट वाला केस। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मेल क्वेश्चनर मेथड, तो वी सेट द क्वेश्चंस कि भैया ये 10 क्वेश्चन है जिसके हमें आंसर चाहिए, इसके बाहर वाला कोई आंसर नहीं चाहिए, इसके अलावा हमें कोई आंसर नहीं चाहिए। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज योर इनकम। जैसे कि मान लो कि अभी कोरोना वाला केस अगर चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, और इन दैट केस गवर्नमेंट को ये पॉपुलेशन कैलकुलेशन, सेंसस कैलकुलेशन का काम कंडक्ट करना है, सर्वे करना है, तो
मतलब गवर्नमेंट कैन नॉट सेंड एन्यूमरेटर्स, घर पे हम लोग भी वेलकम नहीं करेंगे एंड कोई बंदा रेडी भी नहीं होगा कि अननोन लोगों के घर पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इट्स वेरी रिस्की। सो गवर्नमेंट वहाँ पे मेल क्वेश्चनर मेथड फॉलो कर सकती है, जहाँ पे आपके घर पे एक लेटर आएगा जिसमें क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू फिल अप द क्वेश्चन एंड सेंड इट टू द गवर्नमेंट। तो दैट इज ईजियर वे, क्योंकि वहाँ पे सारे क्वेश्चंस वगैरह लिख दिए गए हैं और आपको उसी के आंसर्स देने। गवर्नमेंट इज नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन, गवर्नमेंट इज जस्ट आस्किंग फॉर फैक्ट। तो ऐसी सिचुएशन में ये मेल क्वेश्चनर मेथड काम लगता है। फॉर्मुलेट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक तो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर लिया जाता है। लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आइदर इन प्रिंटेड और नाइसली रिटन फ्रॉम फॉर्म विथ सुटेबल ऑप्शंस एंड सफिशिएंट स्पेस टू आंसर इज कॉल्ड क्वेश्चनर। जहाँ पे क्वेश्चन या तो प्रिंट कर लो या तो फिर हाथ से अच्छी तरीके से लिख दो और सामने वाला आंसर दे पाए इसके लिए अच्छे से उसके जगह भी छोड़ दो, और इस तरीके का क्वेश्चन जब भेजा जाता है तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर। क्वेश्चनर इंक्लूडिंग कवरिंग लेटर एंड सेल्फ एड्रेस्ड स्टैम्प एनवलप विल देन सेंड टू वेरियस इन्फॉर्मेंट्स थ्रू मेल, पोस्ट सर्विस एंड कलेक्टेड बैक। अब जब क्वेश्चनर भेजा जाता है तो नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है कि जो बंदा क्वेश्चनर भेजता है उसका रिक्वायरमेंट है कि सामने वाला आंसर दे दे तो मेरे लिए अच्छा है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा कि इफ़ आई वांट फ्यू आंसर्स फ्रॉम यू स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के घर पे एक क्वेश्चनर भेज रहा हूँ, साथ में एक एनवलप भी भेजूंगा जिस पे मैं अपना घर का एड्रेस लिख कर भेजूंगा, उस पर स्टैम्प भी डाला होगा। तो जब आप क्वेश्चनर भर दो तो यू जस्ट हैव टू फोल्ड द पेपर एंड पुट इट इनटू दैट एनवलप और पोस्ट कर देना है। तो वो आसान चीज़ है तो आप वो चीज़ करोगे, लेकिन इफ़ आई आस्क यू कि ये क्वेश्चनर भरो, फिर एनवलप खुद से ढूंढ के लाओ, फिर उसके ऊपर मेरे ये एड्रेस है वो लिख देना, स्टैम्प भी खुद से लगा देना, फिर मुझे भेजना, तो मेरे रिस्पॉन्स रिसीव करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसीलिए जब भी मेल क्वेश्चनर मेथड यूज़ किया जाता है तो उसमें साथ में एनवलप, सामने रिसीव करने वाले का एड्रेस और स्टैम्प वगैरह भी मार के दिया जाता है, ताकि सामने वाले को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल पाए। कहाँ पे सुटेबल है वो देख लेते हैं। लिटरेट्स एंड आर स्प्रेड ओवर वाइड एरिया। तो सबसे पहली चीज़ के सामने वाला लिटरेट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चनर भेज रहे हैं जिसको खुद से पढ़ के उसको आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर कोई बंदा इलिटरेट है और उसको क्वेश्चनर भेजा है तो काड़ा अक्षर भैंस बराबर, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है एंड प्रोबेबली ही विल नॉट आंसर। एंड दूसरा कि वाइड एरिया में अगर हमें रीच करना है, पूरे इंडिया में लोगों को हमें क्वेश्चंस भेजने हैं, तो वहाँ पे ये मेथड यूजफुल रहेगा। फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज क्वेश्चनर सेंड थ्रू एन्यूमरेटर। ठीक है, एंड एक्चुअली एन्यूमरेटर से जो क्वेश्चनर भेजा जाता है उसको स्केड्यूल बोलते हैं। सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल। नॉर्मली क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। जिस चीज़ को हम लोग क्वेश्चनर बोलते हैं उसी को स्केड्यूल भी बोल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको भेजा कैसे जाता है, सामने वाले के पास वो रिसीव कैसे होता है। सी द एन्यूमरेटर टेक्स द स्केड्यूल, एन्यूमरेटर स्केड्यूल लेकर जाता है, मीट द इन्फॉर्मेंट्स एंड फिलिंग देयर रिप्लाईज। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने मेल कर दिया ये क्वेश्चनर और आप भर के मुझे भेज दो, तो दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनर। लेकिन अगर मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ जो वो क्वेश्चनर लेकर जाता है, सामने वाले को पूछता है और खुद से वो रिप्लाई भरता है अंदर, देन इट इज कॉल्ड स्केड्यूल। तो जब सर्वे होता है, वस्ती गणतरी, ठीक है, तो सेंसस का कैलकुलेशन होता है, तो उसमें जब बंदा घर पे आता है तो ही इज एन एन्यूमरेटर, ही इज ब्रिंगिंग स्केड्यूल विथ हिम। ठीक है, जैसे अभी हमने रजनीकांत वाला जो एग्जांपल देखा, वीडियो देखा, तो इन दैट केस रजनीकांत वाज एन्यूमरेटर एंड वो जो क्वेश्चन पूछ रहा था, भर रहा था, दैट वाज स्केड्यूल, इट वाज नॉट अ क्वेश्चनर। इफ इट इज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर इट इज स्केड्यूल। इफ इट इज फिल्ड बाय इन्फॉर्मेंट्स, यानी कि जो बंदा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही उसको भर रहा है, एंड सेंड थ्रू पोस्ट, और अगर पोस्ट से उसको भेजा गया था, देन इट इज कॉल्ड क्वेश्चनर। कहाँ पे सुटेबल है वो देख लेते हैं। सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव सर्वे, बहुत बड़ा सर्वे करना है तो वहाँ पे ये स्केड्यूल वाला ज़्यादा सुटेबल रहता है। अब हम लोग देख रहे हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ठीक है, जितने 5 मेथड्स देखे हमने, मेथड नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये पांचों मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को समराइज करके हमने यहाँ पे दिया है, एंड सेम पेज इज अवेलेबल इन योर पैम्पलेट ऑल्सो। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एक्यूरेसी। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एंड इट इज रिलायबिलिटी। ठीक है, तो रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, सो इफ इट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन तो ज़्यादा होता है,
इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन तो डिपेंड्स ऑन विटनेस नहीं विटनेस, तो विटनेस किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है उस पर डिपेंड करता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स, सो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस एंड कान बी एग्जामिन, रिलायबिलिटी एग्जाम नहीं कर सकते तो ये सच में सामने वाले ने जो डेटा भेजा है वो सही है या नहीं है। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनर एंड रिस्पॉन्सेज, तो आपने किस तरीके के क्वेश्चन भेजे हैं उसका क्वालिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, और किस तरीके के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एंड स्केड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर में एक्यूरेट भी होता है एंड रिलायबल भी होता है, बिकॉज अपना बंदा सामने जाके बैठता है और उसको सामने से क्वेश्चन पूछता है। टाइम, फंड एंड मैन पावर, तो इनमें ये तीनों डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, तो ये तीनों में नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ओरल इन्वेस्टिगेशन में हाँ टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि हमें लोगों को कांटेक्ट करना पड़ता है। फंड इतना ज़्यादा नहीं जाता लेकिन मैन पावर जाता है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट में भी टाइम जाएगा बिकॉज आपने क्वेश्चनर भेजा, उसके लिए जाने में टाइम लगेगा, फिर सामने वाला देखेगा, फिर भरेगा, फिर वो भेजेगा वापस, तो दैट इज़ अ लॉट्स ऑफ टाइम दैट गोइंग ऑन, तो टाइम जाएगा। फंड भी जाएगा बिकॉज मेल वगैरह करना है तो लेटर का खर्चा होगा, एंड मैन पावर भी जाएगा वो लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, भरने के लिए। मेल्ड क्वेश्चनर मेथड है तो उसमें थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। मोस्ट इकोनॉमिकल एंड लेबरलेस मेथड है। स्केड्यूल सेंड थ्रू एन्यूमरेटर यानी कि किसी बंदे को हम लोग भेज रहे हैं तो उसमें टाइम तो नहीं जाएगा बिकॉज वो तुरंत इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाएगा, बट इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज लोगों को रखना है तो उनको सैलरी भी देना पड़ेगा। मैन पावर, डेफिनेटली मैन पावर जाएगा इसमें। डिग्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि सामने वाला आपके साथ कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा उसके बात हो रही है, तो यहाँ पे करेगा यस यस यस, मे बी लेस बिकॉज आप मेल कर रहे हो उसमें तो सामने वाला रिस्पॉन्ड करे या ना करे, बट बाकी सारे केस में वो कोऑपरेट करेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जहाँ पे आप पर्सनली सामने वाले को मिल रहे हो उन सारे केसेस में चांसेस है कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले पाओ, जैसे कि आप राजमा चावल बनाते हो कि नहीं बनाते हो। बट व्हेन यू आर सेंडिंग क्वेश्चन है तो उसमें सेट क्वेश्चन है, उसी का आंसर आपको मिलेगा, इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप नहीं ले सकते। इलास्टिसिटी इन डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा कलेक्शन में प्लस माइनस करना है तो वो आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है, तो जस्ट मेल क्वेश्चनर मेथड में नहीं है, बाकी सब में वो फ्लेक्सिबिलिटी है। पर्सनल बायस यानी कि इफ़ आई एम कलेक्टिंग द डेटा तो मेरा पर्सनल बायस किसी एक जगह पे है तो आई कैन इन्फ्लुएंस द डेटा, यस आई कैन इन्फ्लुएंस द डेटा। यहाँ के क्रॉस करने का मतलब ये है कि इट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, ठीक है। तो इन सब में आप पर्सनल बायस यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप पर्सनल बायस यूज़ नहीं कर सकते। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इंटेंसिव बहुत अच्छा एरिया आप कवर कर सकते हो, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। इंटेंसिव मतलब कि लिमिटेड एरिया, एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत सारे एरिया आप कवर कर सकते हो। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, तो लिटरेट होना चाहिए, इलिटरेट हो, कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आप सामने जाके क्वेश्चंस पूछते हो। इन सब में भी वही केस है, सिर्फ लिटरेट चाहिए क्वेश्चन मेथड में बिकॉज वहाँ पे आपका कोई बंदा नहीं जा रहा, तो वहाँ पे अगर लिटरेट बंदा है तभी आपको मेल्ड क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं मिल सकते, ओरल इन्वेस्टिगेशन में मिल सकते हैं। मे नॉट बी सॉल्व यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ पे नहीं मिल सकते। बेसिकली दिस आर merits and demerits. There is not much thing that I can discuss here. I'll advise you कि आप पैम्पलेट में एक बार हर टॉपिक के बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिए हैं, जिसको मैंने यहाँ पे समराइज करने का ट्राई किया है। यू गो टू पैम्पलेट, रीड एवरीथिंग इन डिटेल एंड यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द होल चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे अपना पार्ट 1 खत्म होता है चैप्टर का, पार्ट 2 जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होमवर्क में ये जितनी भी स्लाइड्स है, जितने भी नोट्स है, ये सारी नोट्स आई विल ask you to write it in your notebook so that you can read it when exams are near. Okay, so that's it for today's lecture. Bye students.